फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एनपीए क्या है और इसके समाधान के उपाय और कदम, इन मुद्दों पर बात करेंगे। बैंकों में एनपीए होता है, आप लोगों को पता ही है, और उसके क्या क्या कदम बैंकें उठाती है या सरकारें, ताकि बैंकों के एनपीए का स्तर कम रहे। क्योंकि अगर बैंक का एनपीए बढ़ जाता है तो उससे क्रेडिट ग्रोथ में ज्यादा निगेटिव असर पड़ता है, और साथ ही साथ लोगों का विश्वास जो है बैंकों के प्रति कमजोर होता है। क्योंकि एनपीए अगर ज्यादा बढ़ेगा तो बैंक जो है लोन कम कर पाएगी। साथ ही साथ एनपीए बढ़ने का ये भी मतलब है कि बैंक जो अपने पूंजी को निवेश कर रही है वहां से रिटर्न नहीं आ रहा। तो इस कारण से एनपीए पर फोकस बैंकों का बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि यह सिर्फ क्रेडिट ग्रोथ को ही जो है नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है, यह साथ साथ बैंकों का जो अपना क्रेडिट वर्दीनेस है पब्लिक में जो उनका विश्वास है उस पर भी नेगेटिव असर पड़ता है। तो इसलिए एनपीए और उसके समाधान के क्या क्या कदम उठाए गए आज तक के डेट में मैं बात करूंगा, शुरुआती चरण से आज तक। पहले क्या होता था कि अगर एनपीए होता था, कोई भी खाता, मान लीजिए जैसे मैंने कोई लोन लिया और अगर खाता एनपीए हो गया तो जब बैंक नोटिस भेजती थी ऋण चुकाने के लिए तो कस्टमर क्या करते थे, कोर्ट चले जाते थे। और कोर्ट के माध्यम से क्या होता था, चीजों को डिले कराया जाता था, क्योंकि जानते हैं कोर्ट में डेट पे डेट आदि मिलते रहता है। तो उस कारण से बैंकों ने जो पूंजी निवेशित किया वो उतना पूंजी डूब जाता था, और वो सिर्फ पूंजी डूब ही नहीं रहा, उस पर क्या हो रहा है, कोई रिटर्न भी नहीं आ रहा। तो इस कारण से एनपीए के समाधान के लिए इस चीज को देखते हुए डीआरटी, सरफेसी, उसके बाद फिर आपका इधर बैड बैंक, इन सब का कंसेप्ट लाया गया। तो मैं उन पर भी बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट में एनपीए को समझा देता हूं पहले। तो एनपीए क्या है, जब कोई बैंक लोन करती है, जब कोई बैंक लोन करती है तो उसका क्या होता है, कुछ किस्त होता है, ईएमआई जिसको कहते हैं, इक्वेटेड, इसका फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब देखिए, ये ईएमआई जो है वो टाइमली अगर नहीं मिल रहा है बैंक को, 90 दिन तक लगातार अगर नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, लोन एनपीए हो जाएगा। अब ये रूल सभी पर फॉलो नहीं होता है, क्योंकि बैंक जो है एक ही तरह का लोन नहीं करती है जो कि 90 दिन में ही एनपीए हो जाए। अलग अलग तरह के लोन करती है और उनका टाइम और टेन्योर वो अलग अलग तरीके का होता है, तो उसके आधार पे वो एनपीए होती है। लेकिन जो बेसिक डिफिनेशन है एनपीए का, कि अगर किस्त और मूलधन की चुकौती 3 माह के अंदर, 90 दिनों के अंदर नहीं होता है तो खाता एनपीए हो जाता है। लेकिन एनपीए जाने से पहले लोन जो है, ऋण 3 स्तरों पे जाती है। एनपीए होने से पहले हमें 3 वो स्तर में जाती है, जो कि उसके खतरे की घंटी है। पहले आती है एसएमए 0, फिर एसएमए 1 और फिर एसएमए 2। एसएमए का फुल फॉर्म होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। एसएमए का फुल फॉर्म होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। ये जो है आपका एसएमए 1 पहले 1 दिन से 30वें दिन तक रहता है, 31 से 60 दिन तक ये एसएमए 2 में रहता है, और 61 से 90 दिन तक ये एसएमए 2 में रहता है। इसके बाद ये खाता एनपीए हो जाता है। ये जो है आपका एनपीए। अब एनपीए का क्या निगेटिव इफेक्ट है वो मैंने आपको बताया कि क्रेडिट ग्रोथ पर निगेटिव असर पड़ता है, और साथ ही साथ बैंकों का जो साख है पब्लिक में उस पर भी, उसका भी एक निगेटिव इमेज बनता है। तो ये है। अब इसमें एनपीए के स्तर पर अगर हम बात करें, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी और जो कि हर एक साल आती है, उसमें ये बताया गया कि बड़े जो लोन लेने वाले हैं, जो 5 CR से अधिक, मतलब 5 करोड़ या उससे अधिक का लोन जो ले रहे हैं, उनमें एनपीए का स्तर ज्यादा है। और इंडस्ट्रियलिस्ट
जो इंडस्ट्री चलाते हैं उनमें भी एनपीए का स्तर, उद्योगों में भारत में अगर एनपीए, बैंकों का एनपीए सबसे अधिक बात करें तो उद्योगों में, और 5 करोड़ से जो बड़े बराबर है उन सभी में ज्यादा है। ये मैं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, 21-22 की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ। अब एनपीए तो हो गया, ठीक है, बैंक जब इतना तेज गति से लोन करेगी, और लोन मतलब क्या हुआ, कोई अगर लोन लेके बिजनेस शुरू कर रहा है तो रिस्क तो है ही वहां उसमें। लेकिन अगर एनपीए हो गया तो फिर क्या? एनपीए होने से पहले बैंक बहुत तरह के नोटिस भेजती है और जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है करती है। उन्हीं कानूनी प्रक्रियाओं में बैंक क्या क्या कदम उठा सकती है। तो पहले मैंने बताया कि 93 के पहले जो है चीजें ऐसे होती थी कि लोन लिया कस्टमर ने और वो नहीं चुका पाया तो कोर्ट चला गया, ताकि बैंक उस पर कोई कानूनी कार्रवाई न कर पाए, और कानूनी कार्रवाई करे तो बैंक के माध्यम, वो कोर्ट के माध्यम से वो चीजों को डिले करवाते थे। तो इस कारण से बैंकों की रिकवरी के प्रक्रिया में जो है बुरा असर पड़ता था, लोन रिकवरी में जो है बुरा असर पड़ता था। तो सरकार ने इस पर सोचा, तो सबसे पहले एक जो रिकवरी के लिए वो आई, उसको कहते हैं डीआरटी। ये 1993 में आया। इसको कहते हैं डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये जो है 1993 में आया। अब जो है लोन, एनपीए आदि की शिकायत जो है यहीं पर करनी थी। ऋण वसूली के मामले में सुनवाई के लिए अब इसका गठन किया गया कि अगर ऋण वसूली का कोई मामला है तो इसका सुनवाई अब कहाँ होगा? डीआरटी में होगा, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। इसमें आपको ये जानना जरूरी नहीं है कैसे क्या होगा, क्योंकि उतना एग्जाम में डीप नहीं जाता है। आपको फुल फॉर्म आना चाहिए, कब आया और उसमें क्या होगा। तो इसमें जो है ऋण वसूली संबंधी जो भी सुनवाई होगी वो डीआरटी में होगी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। वो आया 1993 में। उसके बाद 2002 में आया आपका सरफेसी एक्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। ये आया। इसमें जो है इसका उद्देश्य था कि एनपीए को जो है, बैंक का जो एनपीए है वो जो है वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच सकते हैं। मतलब सरफेसी के अंतर्गत जैसे अगर हम किसी को होम लोन किए हैं या फिर कोई अन्य लोन किए, जैसे फैक्ट्री लगाने के लिए लोन किए हैं, तो हम उसके उस पर जिस चीज के लिए हमने लोन दिया है उसको हम जो है सरफेसी एक्ट के माध्यम से बेच सकते हैं, नीलाम कर सकते हैं और बैंक के ऋण की वसूली कर सकते हैं। तो ये सरफेसी एक्ट के बारे में बात हो गई, जो कि 2002 में आया था। उसके बाद एक आया था जेएलएफ। जेएलएफ क्या था? ज्वाइंट लेंडर्स फोरम। ज्वाइंट लेंडर्स फोरम, ये आपका आया था 2014 में, लेकिन इसको आईबीसी के आने के बाद इसको जो है हटा दिया गया। तो इसलिए इस पर कोई विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आईबीसी आया तो उसके बाद इसको जो है हटा दिया गया। उसके बाद आया पीसीए। ये रिवाइज्ड पीसीए था। पीसीए मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये आपका 2017 में आया। इसमें क्या था कि रिजर्व बैंक जो है, जितने भी कमर्शियल बैंक थे, अगर उनका परफॉर्मेंस खराब होता था, परफॉर्मेंस इन द सेंस कि उनका एनपीए बढ़ रहा हो, CRAR, ये रेशियो जो होता है वो कम हो रहा हो, एनपीए लगातार बढ़ रहा हो, और साथ ही साथ जो एसेट उन्होंने, पूंजी जो उन्होंने निवेश की है, रिटर्न ऑन एसेट, ROA, रिटर्न ऑन एसेट जो है वो भी आपका नेगेटिव हो रहा, मतलब वो भी कम हो रहा। तो उस कंडीशन में आरबीआई क्या करती थी? बैंकों पर पीसीए लगा देती थी, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। इसमें क्या होता था कि कुछ गतिविधियां, जो एक्टिविटी है बैंकों की, उस पर वो रोक लगाती थी ताकि बैंक का स्थिति
सुधरे। लेकिन इसे भी आरबीआई ने हाल में हटा लिया है, पीसीए को हटा दिया है। तो ये पीसीए के बारे में था। उसके बाद आपका आया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आईबीसी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये जो है आपका, ये आया है आपका 2017 में। ठीक है, चीजें देखिए, ये लाने का मतलब क्या है कि जब आप एक चीज का सॉल्यूशन खोजते हैं तो फिर क्या होता है, कोई दूसरा प्रॉब्लम निकल के आता है, दूसरा खोजते हैं, तीसरा। इसलिए डे टू डे क्या होता है, पॉलिसीज में चेंजेस होते रहते हैं। तो एक ही ट्रेडिशनल नियम को लेकर के बैंकें नहीं चल सकती। जब दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है तो इस बारे में आरबीआई को भी सोचना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ता है और बैंक को भी सोचना पड़ता है। तो आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया 2017 में। ठीक है, इसमें जो है नॉन फाइनेंशियल फर्म, गैर वित्तीय संस्थान के दिवालियेपन के मामले को अधिक से अधिक 330 दिन की समयावधि में निपटाना था। यदि सफलता नहीं मिलती तो व्यावसायिक संस्थान का लिक्विडेशन भी रिटर्न कर दिया जाता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या है कि जैसे कंपनी चल रही, नॉन फाइनेंशियल कंपनी, मतलब जहाँ वित्तीय जो लेन देन ये सब आदि काम नहीं हो रहा, मतलब बैंक वाला काम नहीं हो रहा। जैसे कोई मान लीजिए बिजनेस चल रहा है, जैसे कि आपका ये अनिल अंबानी के कंपनी का जो है, उसको जो है ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के ही माध्यम से क्या किया गया, उसको दूसरे कंपनियों पे, उसके एसेट को दूसरे कंपनियों को सरफेसी आदि नियम लगाकर बेचने का कोशिश किया जा रहा है, जो कि अब शायद बिकने ही वाला है। तो आईबीसी में जो है वही गैर वित्तीय संस्थान जो होते हैं उनके जो दिवालियापन मतलब क्या, वो बिजनेस फेल्यूर उनका हो जाता है, वो बैंक का ऋण चुकाने में असफल हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में इस लॉ के अनुसार, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अनुसार उसको जो है लिक्विडेट किया जाता है। लिक्विडेट करने से पहले मतलब पहले तो प्रयास ये किया जाता है कि बैंक ने जो ऋण आदि दिया है तो अगर दिवालिया हो गया तो उसका जो है वो सारी चीजों को ठीक कर लिया जाए, मतलब बैंक के अपना पैसा वसूल लिया और जो निवेशकों ने निवेश किया उसमें उसको जो है पैसा लौटा दिया जाए। अगर उस माध्यम से नहीं हो पाता है तो फिर उसका लिक्विडेशन कर दिया, तो विघटित करके फिर उसके पूंजी को बेच के जो है निवेशकों का और साथ ही साथ बैंक अपना लोन वसूल लेती है। तो यह आईबीसी के माध्यम से होता है। उसके बाद फिर इसको, ये तो हो गई आपकी। उसके बाद आया NARCL, इसको कहते हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसको कि ये जुलाई 2021 में आया है, जुलाई 2021 में आया है। और इसको बैंड बैंक भी कहते हैं, बैंड बैंक भी कहते हैं। ये क्या करेगा कि 500 करोड़ से अधिक के जो एनपीए हैं बैंकों के पास, उसको ये परचेज करेगा। परचेज करके फिर उसको अपने तरीके से ये सॉल्व करने का कोशिश करेगा। मतलब जैसे किसी बिजनेस में अगर किसी बैंक ने मान लीजिए 1000 करोड़ का लोन दिया है और वो एनपीए हो गया, तो वो इसके पास वो एनपीए जो है वो अब इसको दे देगा, बैंड बैंक को, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को, जो जुलाई 2021 में आया है। और ये क्या करेगा, ये भुगतान करेगा। अब बैंड बैंक ने क्या किया, उस जिस बैंक का था, मान लीजिए कोई बैंक है जैसे पीएनबी का है,
उसका जो है ऋण को क्या किया, जैसे विजय माल्या को पीएनबी में लोन किया या नीरव मोदी आदि को किसी को भी किया, मान के चलिए जो भी लोन किया है जो कि एनपीए हो गया है और बहुत बड़ा एनपीए है, तो 500 करोड़ से अधिक का एनपीए जो है वो क्या करेगी, एनएआरसीएल नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वो उसको परचेज करेगी। ठीक है, और बैंक को भुगतान कर देगी कैसे, 15% कैश में, 15% जो है वो कैश में भुगतान करेगी तत्काल, और 85% सिक्योरिटाइजेशन रिसिप्ट जो है वो देगी। सिक्योरिटाइजेशन रिसिप्ट जो है इसमें जो है सरकार ने 36,000 करोड़ 30,600 करोड़ का जो है आपका गारंटी की सुविधा दिया है। तो 85% जो है एसआर सिक्योरिटाइजेशन रिसिप्ट देगा बैंक को। ठीक है, 15% पहले कैश दे देगा और फिर 85% एसआर सिक्योरिटाइजेशन रिसिप्ट दे देगा। ये आपका एनएआरसीएल जो बैड बैंक है वो बैंक से उसका एनपीए ले लेगा और इस तरह से उसको वो पेमेंट करेगा। क्योंकि एनपीए लेने का मतलब क्या है कि बैंक ने जो लोन दिया था, जो एसेट था बैंक का, वो एसेट क्या हो रहा है, एनपीए होने से के कारण डूब रहा है। अब जब डूब रहा है तो उस कंडीशन में एनएआरसीएल जो है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है बैड बैंक जिसको कहते हैं, जिसका गठन जुलाई 2021 में हुआ है, वो उस एनपीए को परचेज करेगी और फिर उसका पेमेंट इस प्रकार से करेगी, पहले 15% कैश देगी और 85% एसआर सिक्योरिटाइजेशन रिसिप्ट देगी। अब ऐसा ये क्यों करेगी, इसको जो है सरकार ने गठन किया है और इस पर जो है सरकार गारंटी भी दे रहा है कि अगर मान लीजिए एनपीए का उसने खरीदा, अब वो खुद बेचने में सफल नहीं हो पाया या उसने जो जितना रिटर्न उससे वो उम्मीद करके उसने बैंक से परचेज किया था, अगर उतना नहीं ले पाया तो इसमें क्या होगा, बैंक को लॉस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में सरकार जो है इतने की क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है। ठीक है, तो यही हो गया एनएआरसीएल। तो एनपीए के सुधार के लिए, एनपीए में बढ़ोतरी ना हो और एनपीए का स्तर ठीक ठाक बना रहे, उसके लिए ये सारे कदम सरकार उठा रही है, बैंक के आरबीआई उठा रही है ताकि एनपीए का स्तर कम हो। जब बैंक का एनपीए कम होता है तो उस कारण से क्या होता है कि क्रेडिट फ्लो में आसानी रहती है, क्योंकि बैंक का जो एसेट है कहीं फंसा नहीं रहता। एनपीए होने से सिर्फ यही नहीं होता है कि बैंक का एक लोन खराब हो गया, एनपीए होने से बैंक का एसेट का एक हिस्सा जो है खराब हो जाता है, मतलब उतने हिस्से पर फिर वो दोबारा लोन नहीं कर सकती। इसलिए एनपीए का जो प्रबंधन है वो बहुत ही बेहतर ढंग से होना जरूरी है, तभी बैंकें सुचारू रूप से काम कर पाएंगी। तो यही सारी बातें थी एनपीए के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ सीबीओ और एसबीआई पीओ या यूपीएस पीओ आदि की तैयारी आप कर रहे हैं तो बैंकिंग के लिए आप वीडियो पर लाइक कर सकते हैं, क्योंकि जो स्तर एग्जाम में पूछा जाता है, मैं तो एग्जाम दिया हूं तो मुझे पता है कि क्या पूछा जाता है, तो उसी आधार पे मैं चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको किसी भी चीज में बहुत ज्यादा डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल ठीक ठाक नॉलेज आपको होना चाहिए कि आप चीजों के बारे में बताओ। अब जैसे बैड बैंक के बारे में आपसे पूछ दिया तो बैड बैंक का एक ओवरऑल आइडिया आपको होना चाहिए कि क्या होता है बैड बैंक, कैसे काम करता है। तो इस तरह से आप चीजों को आसानी से बता पाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही था। अब आगे फिर कोई नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए